अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 3 की समरी का आगाज करते हैं। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, इसको डिस्कस करेंगे और तेज़ी के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या डिफिनीशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में आपके 10 मार्क्स हैं, 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन जो है, एक नंबर जो है वो ऑब्जेक्टिव में से आएगा। इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम। जो इंस्ट्रक्शन, जो हिदायत आप कंप्यूटर को देते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है इसके लिए यूज़ की जाती हैं। नॉर्मली जो कोड लिखा जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, जैसे C++ है, C++ है, जैसे जावा है, C++ है, विजुअल बेसिक है। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता तो हम कंपाइलर को यूज़ करते हैं जो कन्वर्ट करता है हमारी इस हाई लेवल लैंग्वेज को, कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज कॉल्ड एल्गोरिथम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है उसको एल्गोरिथम कहते हैं। ये एक तरह से फॉर्मूला समझ लें आप, तो जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं और जिस भी प्रॉब्लम की एल्गोरिथम हमारे पास मौजूद होती है उसको हम कंप्यूटर पे सॉल्व कर सकते हैं। सूडो कोड एल्गोरिथम को अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना, ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर लिखना सूडो कोड कहलाता है। फ्लो चार्ट उसी एल्गोरिथम को सिंबल्स के अंदर रिप्रेजेंट करना, ग्राफिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करना, ये फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल्स हैं। इनपुट के लिए हम और आउटपुट के लिए दोनों ये सिंबल यूज करते हैं, दोनों एक जैसे सिंबल हैं, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। और जहाँ पे प्रोसेसिंग आपने करानी होती है उसके लिए ये वाला सिंबल जो है यूज करेंगे। फिर डिसीजन के लिए ये डायमंड सिंबल, इसको हम यूज करते हैं प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए और प्रोग्राम को एंड करने के लिए ये सिंबल हम यूज करते हैं। इसके अलावा लाइंस को यूज करते हैं हम, जो फ्लो को शो करती हैं कि आपका प्रोग्राम अब किस डायरेक्शन में चल रहा है। काउंटर, अगर आपका एक से ज्यादा पेजेस के ऊपर फ्लो चार्ट है तो काउंटर को हम यूज करते हैं। फिर डिफरेंट जो फंक्शन यूज अगर आप कर रहे हैं किसी प्रोग्राम के अंदर तो इस सिंबल को यूज करेंगे। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के अंदर फर्क ये है कि फ्लो चार्ट आपका सिंबल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, एल्गोरिथम आप इंग्लिश में लिखते हैं, नॉर्मल अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। फ्लो चार्ट है उसको बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम लगता है, जबकि एल्गोरिथम जो है वो जल्दी से आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखनी होती है, इजीली लिख ली जाती है। फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करना मुश्किल होता है, एल्गोरिथम को मॉडिफाई करना आसान होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस तरह से आपके पास ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं जिनका मकसद ये होता है कि आप अपना मैसेज जो है दूसरे तक कन्वे करें, इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका मकसद ये है कि ह्यूमन जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करें या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ या किसी भी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करेगा, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज आपके पास 0101 के फॉर्मेट के अंदर है, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर है, डिफिकल्ट है इसको राइट करना, रीड करना, डिबग करना। इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल के ऊपर असेंबली लैंग्वेज है जो सिंबल्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिनको निमोनिक्स कहा जाता है। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है ये मशीन लैंग्वेज की निस्बत जो है आसान लैंग्वेज है, लेकिन इन दोनों के अंदर कोडिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो फिर हम हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि आपका सारा कोड तकरीबन इंग्लिश के अंदर होता है, ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर होता है, जिसको इजीली जो है वो राइट किया जाता है, रीड किया जाता है, डिबग किया जाता है।
लेकिन कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, तो फिर हमें ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होते हैं जो क्या कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि कन्वर्जन होती है तो फिर ये लैंग्वेज क्या है स्लो होती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली रन करती है कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर, इसलिए वो फास्ट होती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आगे फिर प्रोसीजर लैंग्वेजेस हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, फिर नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस हैं, और इसी तरह से और काफ़ी टाइप की लैंग्वेजेस हैं जो इस चैप्टर 3 के अंदर और ऑनवर्ड हम बाकी चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज C++, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर सोर्स कोड, जो आप कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, उसको सोर्स कोड कहते हैं, जिसको ह्यूमन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, तो इसको कन्वर्ट होना होता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। उस बाइनरी लैंग्वेज के अंदर जो कोड कन्वर्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, और इसको कंप्यूटर डायरेक्टली इजीली अंडरस्टैंड कर रहा होता है, जबकि ह्यूमन के लिए इसको अंडरस्टैंड करना, इसको राइट करना, इसको रीड करना ये मुश्किल होता है। तो कंपाइलर कन्वर्ट करते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। फिर किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी कोडिंग करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर उसको एडिट हम कर सकते हैं, फाइल को फिर सेव किया जाता है। जब आप C या C++ लैंग्वेज को के अंदर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो जो आपका सोर्स कोड होता है, वो सोर्स कोड की जो फाइल बनती है .cpp फाइल बनती है। उसके बाद फिर ये कन्वर्ट होती है, कंपाइलर इसको कंपाइल करता है, तो कंपाइलिंग के बाद आपके पास एक और फाइल बनती है जिसको ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं, जिसकी एक्सटेंशन OBJ होती है। इसी तरह फिर हमें लिंकर की जरूरत होती है। लिंकर क्या एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, हमारे कोड को उसको मिलाएगा, लिंक कराएगा लाइब्रेरी फाइल्स के साथ, और लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक कराने के बाद लोडर एक और सॉफ्टवेयर होगा जो क्या करेगा, लोड करेगा मेमोरी के अंदर इस फाइल को। वहां पे जब ये फाइल लोड होगी तो ये एग्जीक्यूट होगी और एक और फाइल EXE के नाम से बनेगी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। एग्जीक्यूशन क्या होता है, किसी प्रोग्राम को रन करने को एग्जीक्यूशन कहते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होता है कि हम सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड फाइल बनती है, उसको कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करने के बाद वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट होने से पहले सारे एरर्स जो हैं वो चेक होते हैं। अगर कोई एरर होता है तो फिर हमें दोबारा उसको कंपाइल करना पड़ता है, और जब एरर फ्री हो जाता है तो आपके पास सोर्स फाइल जो है बन जाती है। और साथ ही लाइब्रेरी फाइल से लाइब्रेरी फंक्शन जो है इसके साथ अटैच कर दिए जाते हैं, लिंकर के थ्रू लाइब्रेरी फाइल जो है इसके साथ अटैच कर दी जाती हैं। फिर हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो बन जाती है जो मेमोरी के अंदर जाके रन होती है। लोडर उसको मेमोरी के अंदर लोड करता है और आपको जो है रिजल्ट शो होता है स्क्रीन के ऊपर। तो 4 तरह की फाइल बनेगी जब भी आप किसी C के अंदर, डेव C के अंदर या टर्बो C के अंदर या कोड ब्लॉक के अंदर, किसी भी एडिटर के अंदर प्रोग्राम जब आप बनाएंगे, C के अंदर कोडिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने वेलकम के नाम से जो है एक फाइल बनाई, तो 4 फाइलें बनेगी, welcome.cpp, welcome.obj ऑब्जेक्ट फाइल, welcome.exe फाइल और welcome.bck बैकअप फाइल। एरर जो आ सकते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, सिंटैक्स एरर जब आप कोई गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं स्पेलिंग के अंदर, सिंटैक्स के अंदर, तो उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर, जो फार्मूला आपने लिखना था, फार्मूला आपने गलत लिखा, लॉजिक आपने गलत बनाया, तो इसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। ये इसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है, जबकि सिंटैक्स एरर जो है कंपाइलर उसको डिटेक्ट कर देता है। और तीसरी टाइप है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर ऐसे एरर जो आप प्रोग्राम आपका उसका कोड भी ठीक होता है, लॉजिक भी ठीक होता है, लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो वहां पे कोई एरर आता है जो यूजर की गलती की वजह से आता है, तो उसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर्स जो आपके कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को, जबकि हम जो कोडिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होती है, तो वो कन्वर्ट होती है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो कंपाइलर यूज किया जाता है, इंटरप्रेटर यूज किया जाता है और असेंबलर यूज किया जाता है।
कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, एज ए होल पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल को लो लेवल के अंदर कन्वर्ट करता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करता है, यानी एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन। जबकि असेंबलर आपका असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के अंदर। हेडर फाइल, जब हम कोई भी सी का प्रोग्राम लिखेंगे तो ऊपर सबसे ऊपर जो है हेडर फाइल लिखी जाती हैं, जिनका सिंटैक्स ये होता है कि नंबर साइन shift 3 के साथ आएगा, उसके बाद इंक्लूड एंगल ब्रैकेट और फिर हेडर फाइल .h। तो इसमें अब हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर काफी सारी हेडर फाइल्स हैं यूज करते हैं। हेडर फाइल्स क्या हैं? जो प्री डिफाइंड फंक्शन आपके हैं, जो पहले से फंक्शन किसी भी लैंग्वेज के अंदर पहले से लिख दिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं, उनको यूजर जो है या प्रोग्रामर उनको यूज करता है, तो बजाय इसके कि अपना वो कोड करे, वो क्या करता है डिफरेंट फंक्शन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनको यूज करता है। तो उनको यूज करने के लिए फिर हम हेडर फाइल ऊपर प्रोग्राम के ऊपर बताते हैं कि ये फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। कुछ ये हेडर फाइल्स हैं जो कॉमनली हम यूज करेंगे। आइडेंटिफायर मीन्स के आइडेंटिफायर जैसे आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी पहचान होती है, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज इस्तेमाल होती है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है। तो जब हम डेटा को यूज करेंगे तो उस डेटा को जो है डिफाइन करने के लिए हम आइडेंटिफायर यूज करेंगे। तो दो तरह के आइडेंटिफायर हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है जो सी लैंग्वेज के साथ आपके पास आते हैं, और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर हैं जो यूजर खुद डिफाइन करता है, प्रोग्रामर खुद जो है डिफाइन कर रहा होता है। कीवर्ड्स, स्पेशल वर्ड जो सी लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, जिनका मीनिंग जो है सी लैंग्वेज के अंदर स्पेशल होता है, उसको हम कीवर्ड या रिजर्व वर्ड कहते हैं। तो ये डिफरेंट वर्जन्स के अंदर जो है डिफरेंट होते हैं। तकरीबन 80 रिजर्व वर्ड्स हैं जो C++ के अंदर मौजूद हैं, जैसे इंट है, इफ है, इफ एल्स है, फ्लोट है, फॉर है, और इसी तरह से बाकी। वाइट स्पेसिस, वाइट स्पेसिस क्या हैं कि अगर आप प्रोग्राम को एक लिख रहे हैं तो चाहे तो आप एक ही लाइन के अंदर पूरे प्रोग्राम को लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्मिनेटर एक्चुअली बताता है कि यहाँ पे लाइन जो है ये खत्म हो रही है। आप किसी भी प्रोग्राम को इस तरह से और इस तरह से लाइन बाय लाइन लिख लें या एक सिंगल लाइन के अंदर लिख लें, दोनों एक ही तरह से रन करेंगे, दोनों की आउटपुट जो है सेम होगी। ये दरम्यान में आप जितनी मर्जी स्पेस यहाँ पे छोड़ दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम वाइट स्पेस कहते हैं, जिसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे ऊपर जो है हेडर फाइल्स लिखी जाती हैं, ये फर्स्ट 3 लाइन जो है हेडर फाइल्स की हैं। उसके बाद वाइट मेन, ये मेन फंक्शन है जिसके अंदर आपका प्रोग्राम सारा रन होता है। इसकी ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है इस एंगल ब्रैकेट से और यहाँ पे ये खत्म होगी। इसके दरम्यान में आपका कोड होगा। क्लियर स्क्रीन, ये आपके स्क्रीन को क्लियर करेगी। अगर आपने टर्बो सी यूज कर रहे हैं तो वहां पे यूज करेंगे, डब सी के अंदर ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से गेट ch, ये एक कैरेक्टर को गेट करता है, ये टर्बो सी के अंदर यूज करेंगे। नॉर्मल डब सी के अंदर, कोड ब्लॉक के अंदर क्लियर स्क्रीन और गेट ch को यूज करने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, सबसे पहले ये 9 लाइन्स जो हैं ये आपने हर प्रोग्राम के अंदर लिखनी है, तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर के जो वर्ड्स हैं, प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव, जो ऊपर आप हेडर फाइल्स लिखते हैं उनको हम प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव्स कहते हैं, जो नंबर साइन के साथ जो है स्टार्ट होते हैं। ये आप इंक्लूड के साथ इसको यूज कर सकते हैं, नंबर साइन, इंक्लूड और फिर हेडर फाइल आपके पास। उसके बाद मेन फंक्शन है जिसके अंदर सारे फंक्शन या सारा कोड आपका एग्जीक्यूट होता है, और फिर बॉडी ऑफ प्रोग्राम है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जहां पे आपकी एक स्टेटमेंट खत्म होती है, एक लाइन खत्म होती है, उसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर या सिंपल टर्मिनेटर कहा जाता है। कमेंट्स, जिनको कंपाइलर इग्नोर करेगा, आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन इनको डिफरेंट प्रोग्रामर इसलिए लिखते हैं कि दूसरा अगर कोई प्रोग्रामर इस कोड को पढ़े तो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं कि डबल फॉरवर्ड स्लैश आप डालें
और उसके बाद फिर आप अपना जो भी आगे यहाँ पे कमेंट्स लिखना चाहें वो लिख लें, या अगर मल्टी लाइन आपके कमेंट्स हैं तो क्या करेंगे /* उसके बाद जो भी कमेंट्स आप लिखना चाहें लिखें, और जहाँ पे आप खत्म करना चाहें * डाल दें। डेटा टाइप कि आपका डेटा मेमोरी में कितनी जगह लेगा, इसको हम कहते हैं डेटा टाइप। कंप्यूटर में जितना भी डाटा जाता है वो एक्चुअली बाइनरी के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग या कैरेक्टर वहाँ पे कुछ नहीं होता, बल्कि एक्चुअली 0101 नंबर्स ही होते हैं। तो लेकिन उन्होंने कितनी जगह वहाँ पे लेनी है उसके लिए हम फिर डेटा टाइप जो यूज करते हैं। तो इंटीजर अगर आपका डेटा टाइप है तो ये 4 बाइट्स आपका लेगा, अनसाइन इंटीजर है तो ये 4 बाइट्स आपका लेगा, शॉर्ट इंटीजर है 2 बाइट्स लेगा, फ्लोट है तो 4 बाइट लेगा, डबल आपका 8 बाइट लेगा, लॉन्ग डबल 10 बाइट, और कैरेक्टर सिंगल बाइट है ये लेगा। ये डिपेंड करता है आपके वर्जन के ऊपर। डिफरेंट वर्जन हैं डिफरेंट साइज मेमोरी साइज को यूज कर रहे होते हैं। इंटीजर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ओवरफ्लो मीन्स कि जो इंटीजर की एक वैल्यू, इंटीजर जब आप यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 बाइट्स या 4 बाइट्स उसकी जो है यहाँ पे जगह है। तो 4 बाइट्स से अगर जब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है पॉजिटिव की तरफ तो हम कहते हैं कि ये ओवरफ्लो हो गया है, और नेगेटिव साइड की तरफ ये जब कम मजीद हो जाती है तो हम कहते हैं ये अंडरफ्लो है। यानी अगर इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है कि -32768 से लेके +32767 तक। अगर आप इंटीजर वैल्यू यहाँ पे जो है एक और देने की कोशिश करेंगे या इस वैल्यू से बढ़ाएंगे तो वो आपके पास ओवरफ्लो हो जाएगा, और नेगेटिव साइड की तरफ अगर आप इसको मजीद बढ़ाएंगे तो ये अंडरफ्लो हो जाएगा। वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशंस हैं जहाँ पे डाटा आपका सेव होगा, क्योंकि जो भी डाटा आप यूज करेंगे वो रैम के अंदर जाके सेव होगा। जब वहाँ पे सेव होगा तो वहाँ पे जो है कोई ना कोई लोकेशन हमें रिजर्व करनी पड़ेगी। तो जिस लोकेशन, उस लोकेशन को हम एक्चुअली वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये वैल्यूज ये चेंज होती रहती हैं। सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स होता है कि तरीकाकार क्या होगा। तो डाटा टाइप लिखेंगे पहले, फिर वेरिएबल का नाम होगा, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू होगी और टर्मिनेटर होगा। फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर वैल्यू है तो इंट a = 10 और टर्मिनेटर। फ्लोट, अगर फ्लोट पॉइंट्स के अंदर वैल्यू है तो फ्लोट p = 20.25, और कैरेक्टर है तो c = और कैरेक्टर को हमेशा हम सिंगल कोटेशंस के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर करना मीन्स के सिंपल उसका नाम रखना, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। जैसे आपने इंटीजर a रखा, फ्लोट b रखा, यानी आपने सिंपली मेमोरी के अंदर उसके लिए स्पेस जो है रिजर्व कर लिया, तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। और उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है? क्या आप उस वेरिएबल को कोई वैल्यू जो है इनिशियलाइज कर देते हैं। जैसे a = 10 आपने किया तो ये आपने 10 वैल्यू इसको इनिशियलाइज कर दी है। इसी तरह से b = 20.25, तो ये वैल्यू आपने वेरिएबल b को इनिशियलाइज कर दी है। तो ये आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन है कि वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। इनिशियलाइजेशन होता है कि आप उसको वैल्यू देते हैं। ये दोनों काम आप इकट्ठे कर सकते हैं कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर भी करें और उसको इनिशियलाइज भी करें। जैसे यहाँ पे किया गया कि इंटीजर a = 10, तो यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया और वैल्यू दी गई। इसी तरह से फ्लोट b = 20.25, तो ये आपने डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू भी दी। नेक्स्ट है आपके पास वेरिएबल नेमिंग रूल। नेमिंग रूल्स के आप जब वेरिएबल का नाम रखेंगे तो वो कुछ रूल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। जैसे आप ह्यूमन जो है वो अपने नाम रखते हैं तो कुछ रूल जो है फॉलो करते हैं। जैसे बॉयज़ के नाम अलग होते हैं, गर्ल्स के नाम अलग होते हैं, फिर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आप नहीं रख सकते। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ रूल होते हैं। तो इसी तरह से वेरिएबल्स को के नाम रखते हुए भी हम क्या करेंगे, कुछ रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो जो भी आप वेरिएबल का नाम रखेंगे वो एक्चुअली सिर्फ उसके अंदर लेटर यूज होंगे, नंबर यूज होंगे या अंडरस्कोर होगा। ये 3 चीजें उसके अंदर सिर्फ हो सकती हैं, यानी सिंबल्स नहीं हो सकते। तो
तो किसी भी वेरिएबल का नाम जो है वो स्टार्ट करते हुए आपने हमेशा उसको लेटर या फिर अंडरस्कोर से उसका नाम जो है स्टार्ट करना है। जैसे ये वेरिएबल के अंदर सिंबल यूज नहीं हो सकते, आपने कहा इंट ए एट द रेट ऑफ इज इक्वल टू 10, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि एट द रेट ऑफ आप इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी ए लेटर, तो पहला करेक्टर जो है वो लेटर होना चाहिए। 1a इज इक्वल टू 10 आप कहेंगे, ये जो है इनकरेक्ट है। तो जबकि इंट a1 इज इक्वल टू 10 कहेंगे तो ये सही होगा। ब्लैंक स्पेसिस इसके अंदर आप यूज नहीं कर सकते, यानी वेरिएबल के नाम के दरमियान आप यहाँ पे स्पेस यूज नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। अपर लेटर लोअर लेटर ये अलग होंगे क्योंकि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसके अंदर कैपिटल ए अलग एक चीज है और स्मॉल ए जो है अलग चीज है। तो ये दोनों वेरिएबल ठीक हैं और दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अलग एक वेरिएबल प्लेस होगी और ये अलग मेमोरी के अंदर एक प्लेस होगी। लेकिन अगर आप दोबारा इसको कैपिटल ए पहले आपने डिफाइन किया, दोबारा आप डिफाइन करेंगे तो ये डुप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी जो कि गलत होगी। वेरिएबल नेम अप टू 31 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकते हैं। अगर आप इसका नाम इससे ज्यादा रखेंगे तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा और फर्स्ट 31 कैरेक्टर को सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। वेरिएबल को आप एक दफा डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको दोबारा आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। मसलन आपने इंट a इज इक्वल टू 10 रखा तो फ्लोट a इज इक्वल टू आप दोबारा a को वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू जो कि चेंज नहीं होती, ये भी मेमोरी लोकेशंस हैं वेरिएबल्स की तरह से, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ये वैल्यू जो है चेंज नहीं होंगी। बाकी लिखने का तरीकाकार वही होगा, सिर्फ शुरू में कांस्टेंट लिखेंगे, फिर डाटा टाइप, फिर जो भी वेरिएबल का नाम है या कांस्टेंट नेम है वो आएगा यहाँ पे। जैसे फ्लोट कांस्टेंट पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। और या फिर आप इसको कांस्टेंट पहले लिख लें, फ्लोट बाद में लिख लें और फिर वेरिएबल का नाम आप दे सकते हैं। आउटपुट स्टेटमेंट, जब आपने किसी भी मैसेज को शो कराना है या किसी वेरिएबल को शो कराना है तो फिर हम आउटपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो सिंपल इसका तरीका लिखने का क्या है कि सी आउट लिखेंगे, डबल एंगल ब्रैकेट, यहाँ पे आपके पास जो भी मैसेज है या जो वेरिएबल है उसको हम डिस्प्ले करा देंगे। फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल हैं, इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 20, तो इनको डिस्प्ले कराना है। तो सिंपल हम कहते हैं सी आउट a डबल कोटेशन a इज इक्वल टू डबल कोटेशन। तो ये सिंपल आपने क्या किया है कि एक मैसेज शो किया है और नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने कहा कि सी आउट a, तो ये पहली स्टेटमेंट में सिंपल a इज इक्वल टू लिखा गया और यहाँ पे आपने a को शो कराया जो वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 10 यहाँ पे शो हो गई। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, सी आउट डबल एंगल ब्रैकेट, ये जस्ट मैसेज है, डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो मैसेज होगा और डबल एंगल ब्रैकेट उसके बाद ये वेरिएबल आ गया, तो इसकी आउटपुट भी वही आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से आपने कहा कि सी आउट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, और आपने यहाँ पे वेरिएबल b शो करा दिया, तो सिंपल आपके पास वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 20, यानी b के अंदर जो पड़ा है वो शो हो गया। इसी तरह से सी आउट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू a, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू b, तो आपने इस तरह से a और b की वैल्यूज को शो करा दिया। इसी तरह से अगर आप सम कराना चाहें तो सी आउट a प्लस b इज इक्वल टू, ये जस्ट मैसेज है, उसके बाद फिर आपने a प्लस b यानी वेरिएबल्स को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो वो ऐड होने के बाद आपके पास इसका आंसर यहाँ पे आ गया। इसी तरह से सी आउट आंसर इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a, तो जो वेरिएबल्स हैं 10 प्लस 20 30 प्लस उसमें हो जाए b माइनस a, b 20 माइनस 10, तो 10 यहाँ पे आ गया, तो ये आपके पास 40 आंसर आ गया। सी इन स्टेटमेंट, जब आपने कोई वैल्यू यूजर से गेट करनी होती है तो उसके लिए हम सी इन जो है यूज करते हैं। तो सिंपल इसका सिंटैक्स ये है कि सी इन, यहाँ पे ये ग्रेटर देन ये वैल्यूज आएंगी, फिर वेरिएबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। गेट सी एच, गेट करेक्टर, किसी भी एक सिंगल करेक्टर अगर आपने यूज लेना है यूजर से तो हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। ये एक फंक्शन है जो क्या करेगा, सिंगल वैल्यू सिंगल करेक्टर गेट करेगा यूजर से। गेट सी एच ई, ये भी आपका इनपुट फंक्शन है,
सिंपली सिंगल कैरेक्टर गेट करेगा, लेकिन ई इको मीन्स के जो आप कैरेक्टर गेट करेंगे वो आपको स्क्रीन पे शो भी होगा। फिर गेट्स यानी गेट स्ट्रिंग, अगर आप एक स्ट्रिंग जो है वो गेट करना चाह रहे हैं तो गेट एस जो है उसको यूज करेंगे। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। पुट्स मीन्स के उसी स्ट्रिंग को अगर आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो पुट स्ट्रिंग जो है इस फंक्शन को हम यूज करेंगे। ऑपरेटर, मुख्तलिफ ऑपरेटर हम यूज करते हैं जिसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर मीन्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फॉरवर्ड स्लैश आप यूज करते हैं डिवीजन के लिए। और मोड मीन्स के रिमेनिंग वैल्यू जो है, जैसे 9 mod 2 इज इक्वल टू 1, यानी 9 को आप डिवाइड करें 2 के साथ तो 2 4s are 8 और आपके पास रिमेनिंग 1 बच जाता है। इसी तरह से 9 mod 3 इज इक्वल टू 0, यानी 9 को 3 के साथ डिवाइड करें तो नीचे आपके पास 0 बचता है। 9 mod 5 तो ये आपके पास 4 बचेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट यानी 1 वैल्यू को बढ़ाना, डिक्रीमेंट एक वैल्यू को कम करना। यानी x इज इक्वल टू 10 है तो x प्लस प्लस का मतलब है एक वैल्यू इसके अंदर आप बढ़ा दें तो x की वैल्यू 11 होगी। x माइनस माइनस मीन एक वैल्यू उसमें से कम कर दें, अगर वो 11 होगी थी तो एक कम करने से वो 10 दोबारा हो जाएगी। रिलेशनल ऑपरेटर, जब आप दो जो वेरिएबल्स को या दो वैल्यूज को कंपेयर करना चाह रहे होते हैं तो फिर रिलेशनल ऑपरेटर जो है यूज करते हैं। यानी ये आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल के लिए डबल इक्वल आएगा, नॉट इक्वल टू ये आपके पास ये सिंबल आपके पास यूज होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यानी फर्स्ट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन दूसरी वैल्यू से है या लेस देन है या दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर है जिसमें आपके पास एंड है, डबल एंड साइन यूज होगा, आर है ये आपके पास यूज होगा और नॉट के लिए ये साइन आपके पास यूज होगा। एंड मीन्स के सारी वैल्यूज ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। आर मीन्स के कोई भी वैल्यू ट्रू है तो आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा। नॉट मीन्स के अगर वैल्यू ट्रू है तो उसका आंसर नॉट लेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी और वैल्यू अगर फॉल्स है तो नॉट लेंगे तो ट्रू हो जाएगी। असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल, आपके पास यहाँ पे रिलेशन ऑपरेटर के अंदर डबल इक्वल था। जब वैल्यूज को इक्वली यानी उनको कंपेयर किया जाता था कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है। जबकि असाइनमेंट वैल्यू में, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या है कि आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को। जैसे आप कहते हैं x इज इक्वल टू 10 तो उसका ये मतलब नहीं है कि x 10 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू 10 जो है ये असाइन की गई है वेरिएबल x को। ऑपरेटर के अंदर हम फर्दर देखते हैं यूनरी ऑपरेटर, यानी दो ऑपरेंड के दरमियान या सॉरी सिंगल ऑपरेंड अगर आप यूज कर रहे हैं और उसके साथ कोई ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो ये आपके पास यूनरी ऑपरेटर होगा। ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या है? x यहाँ पे ऑपरेंड है और प्लस प्लस यहाँ पे ये आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इसी तरह से बाइनरी ऑपरेटर, दो ऑपरेंड के दरमियान कोई भी आपके पास ऑपरेटर होगा तो ये बाइनरी ऑपरेटर होगा। ये बाइनरी ऑपरेटर जब आप दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड को यूज करेंगे और उनके साथ कोई भी ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये आपके पास बाइनरी ऑपरेटर होगा। जैसे x और y यहाँ पे दो आपके पास ऑपरेंड हैं और प्लस दरम्यान में ये ऑपरेटर है। इसी तरह से माइनस ऑपरेटर और बाकी ऑपरेटर को आप यूज करते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड होते हैं तो ये आपके पास अगर इनके दरम्यान में कोई भी ऑपरेटर यूज हो तो ये बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। आगे नेक्स्ट हम टेरनरी ऑपरेटर देखेंगे जहां पे आपके पास तीन वैल्यूज होंगी। जब हम इफ एल्स जो है उसको यूज करेंगे वहां पे हम देखेंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है कि आपने वेरिएबल तीन डिफाइन कर लिए, x, y और z, ये इंटीजर वैल्यूज आपने ले ली। अब तीनों को एक ही वैल्यू जो है साइन करना चाह रहे हैं तो एक तरीका तो ये था कि x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू 10 लिखते। तो कंपाउंड स्टेटमेंट आप क्या कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 10, तो ये तीनों वेरिएबल्स को 10 वैल्यू जो है असाइन कर दी गई है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 20 आपने लिया तो आप x प्लस इज इक्वल टू 10 ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू x प्लस 10, यानी x के अंदर 20 पड़ा है तो प्लस इसमें क्या करो ऐड कर दो 10 को। तो आप इस तरह से लिख लें
या फिर इस तरह से लिख लें। ये दो तरीके हैं। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अरिथमेटिक असाइन ऑपरेटर ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। प्लस इक्वल यानी आप कोई भी वैल्यू दो, जैसे आप कहते हैं कि a इज इक्वल टू a प्लस b, इस तरह से लिख लें या प्लस इज इक्वल टू लिख लें, एक ही चीज है। इसी तरह से माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मोड को हम यूज कर सकते हैं। ट्रेनरी ऑपरेटर, जहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर भी इसको कहते हैं, जहाँ पे तीन आपके पास जो है वैल्यूज होती हैं। पहले कंडीशन होती है, इसको चेक किया जाता है क्वेश्चन मार्क से। अगर वो ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 चलता है, अगर ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो सेकंड ऑपरेटर, ये सेकंड यहाँ पे एक्सप्रेशन वो रन होता है। तो तीन चीजें इसके अंदर है, कंडीशन, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। तो इसलिए इसको ट्रेनरी यानी तीन ऑपरेटर एक ही तरह से यूज हो रहे हैं, जिसको क्वेश्चन मार्क से यूज किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल x ग्रेटर देन y, कि चेक करो x जो है वो y से ग्रेटर है, चेक करो, अगर यस तो क्या करो, x प्लस वाई, x के अंदर y को ऐड कर दो, अदरवाइज x माइनस वाई कर दो। स्टेप फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इन चैप्टर 3। इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, उनके अंदर यही 5 स्टेप जो हैं वो यूज होंगे। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखें, वेरिएबल को डिफाइन करें और वेरिएबल की वैल्यूज को गेट करें। जो भी आपने फॉर्मूला जो है कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट करें, रिजल्ट फाइंड करें और स्टेप नंबर 5 के अंदर उस रिजल्ट को डिस्प्ले कर दें। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं आगे। फॉर एग्जांपल आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर की एग्जांपल आप देखें तो सबसे पहले हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया। बेसिक स्ट्रक्चर में सिंपल क्या था, एडर फाइल्स लिखी, वाइट पेन लिखा, यहाँ से वो मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, एंड हुआ क्लियर स्क्रीन गेट ch। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिए, इंटीजर नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट, 3 वेरिएबल आपने डिफाइन कर लिए। जैसे ही आपने ये डिफाइन किया, मेमोरी के अंदर ये 3 वेरिएबल बन गए। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने गेट वैल्यूज करनी है, वेरिएबल की वैल्यूज को गेट करना है। जब भी आपने जो रिजल्ट फाइंड करना है उसको गेट नहीं करना होता, बाकी वैल्यूज को गेट करना होता है। तो सिंपल हमने मैसेज सी आउट से लिखा कि एंटर करो फर्स्ट नंबर और गेट कर लिया आपने फर्स्ट नंबर को, एंटर करो सेकंड नंबर को आपने गेट कर लिया। तो ये थर्ड स्टेप आपका हो गया। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या है कि जो भी आपने कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट करें और डिस्प्ले करा दें। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट क्या करना है, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 आपने किया और उसको डिस्प्ले करा दिया। फिर नंबर 1 माइनस नंबर 2 किया रिजल्ट और उसको डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट जो है, यानी उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। नेक्स्ट है कि गेट रेडियस एंड फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर लिखा और बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद यहाँ पे आपने वेरिएबल भी डिफाइन कर लिए कि फ्लोट r और एरिया आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे एरिया गेट करना है, सॉरी रेडियस गेट करना है, इंटर रेडियस, और r आपने रेडियस गेट कर दिया और फिर इसका फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगाया और उसके बाद आपने इसको सिंपली डिस्प्ले करा दिया। इसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर की उनकी एग्जांपल आप देखें कि आपने a इक्वल टू 10 लिया, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उसके बाद आपने क्या किया कि 3 नंबर नीड टू गेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, a इक्वल टू 10। असाइनमेंट में आपने क्या किया कि a प्लस इज इक्वल टू 5, यानी आपने सिंपल उसमें वैल्यू 5 जो है ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने वैल्यू गेट नहीं की, बल्कि उसी के अंदर कैलकुलेशन की और उसको डिस्प्ले करा दिया है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स होता है कि आप वैल्यू को पहले बढ़ाते हैं, पोस्टफिक्स में आप वैल्यू को बाद में बढ़ा रहे होते हैं, या बाद में इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट हो रहा होता है, डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट हो रहा होता है। टाइप कास्टिंग क्या है कि आप एक वेरिएबल टाइप को दूसरे वेरिएबल टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो कैलकुलेशन के दरमियान बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आपका रिजल्ट जो है वो कुछ और बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, और एक फ्लोट वैल्यू लेते हैं b इज इक्वल टू 20.25।
अब इन दोनों को ऐड करते हैं आप, तो ये एक आपके पास इंटीजर और फ्लोट दोनों को आप ऐड कर रहे हैं, तो ये आपको कास्टिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी इंटीजर से उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए। तो दो तरह की कास्टिंग है आपके पास, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, या इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग के अंदर क्या है कि सी लैंग्वेज उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देती है, तो इसमें इतनी कन्वर्जन आपको नहीं करनी पड़ती। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के अंदर क्या है कि आप खुद जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। इम्प्लिसिट कास्टिंग के अंदर क्या है कि फर्ज करें आप बुलियन 1 करेक्टर जो है वो स्पेस लेता है, करेक्टर जो है 1 यहाँ पे जो है बाइट ये स्पेस ले रहे हैं, तो अगर आप बुलियन से करेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो ओके है, करेक्टर 1 से टू शॉर्ट इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तब भी ओके है, शॉर्ट से इंटीजर में, इंटीजर से अनसाइन, अनसाइन से फ्लोट, फ्लोट से लॉन्ग, लॉन्ग से डबल में कन्वर्ट करते हैं तो इट्स ओके। जैसे आपके पास जो है 2 किलो के बर्तन है, उसमें आपने दूध रखा हुआ है और उस दूध को 4 किलो के बर्तन में आप डालते हैं, तो इट्स ओके कि 2 किलो जो है 4 किलो में इजीली जो आप उसको डाल सकते हैं। तो ये इम्प्लिसिट कास्टिंग में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि आपके पास ये कंटेनर, एक्चुअली ये कंटेनर ही होते हैं जो आपके डाटा को सेव कर रहे होते हैं अपने पास मेमोरी के अंदर। तो 2 बाइट से अगर आप 4 बाइट के अंदर किसी भी डाटा को रखते हैं तो ओके है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप एक्सप्लिसिट कास्टिंग करते हैं कि आपके पास एक डाटा जो 10 बाइट के अंदर आ रहा था, आप उसको 1 बाइट के अंदर जब आप रखेंगे, यानी जो मेमोरी लोकेशन 10 बाइट्स की थी उनको जब आप 8 बाइट के अंदर रखने की कोशिश करेंगे तो आपका कुछ डाटा लॉस हो सकता है। इसी तरह से लॉन्ग को अगर आप फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करेंगे 8 बाइट को 4 बाइट में, और फ्लोट को जो इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका कुछ डाटा जो है लॉस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्लोट वैल्यू है a is equal to 20.25। अब आप इसको इंटीजर a के अंदर या इंटीजर b के अंदर आप इसको रखते हैं तो ये 20.25 उसमें से 255 जो आपके पास पॉइंट्स के अंदर वैल्यू है वो ड्रॉप हो जाएगी जब आप इसको इंटीजर के अंदर रखेंगे। तो फिर इस तरह से कन्वर्जन करने के लिए हमें कास्टिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कास्टिंग इसके अंदर कर रहे होते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर, ये एक्चुअली फंक्शन है एक जिसको हम यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप मालूम करने के लिए। तो सिंपल साइज ऑफ और इंटीजर लिखेंगे तो ये आपको बताए, इसकी आउटपुट 2 आएगी, मींस कि आपको बताएगा कि इंटीजर वैल्यू जो है 2 बाइट्स जो है वो जगह लेता है मेमोरी के अंदर। इसी तरह से साइज ऑफ फ्लोट लिखेंगे तो 4 इसका आंसर आएगा, यानी फ्लोट आपका 4 बाइट्स जगह जो है मेमोरी में ले रहा है। इसी तरह से साइज ऑफ कैरेक्टर आप फाइंड करेंगे तो 1, साइज ऑफ लॉन्ग 8, साइज ऑफ डबल लॉन्ग आप लेंगे तो 10 इसका आंसर आपके पास आएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही, जिसके अंदर हम ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमने देखे, और इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आपसे जो है आउटपुट के बारे में पूछा जा सकता है कि कुछ वैल्यूज आपको या कुछ कैलकुलेशन आपको दी गई होती हैं तो उसकी आउटपुट आपसे फाइंड करने के लिए कहा गया होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।